हेलो स्टूडेंट, वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाएंगे आपको कि दो वेक्टरों का अगर हमें दो वेक्टर हमें गिवन है, उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है और उन वेक्टर की डायरेक्शन भी हमें गिवन है, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करें और उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करें। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर 4 में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर एडिशन करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम केवल दो वेक्टरों के एडिशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट एनालिटिकल मेथड से अगर हमें दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन हो और उनके बिटवीन कितना एंगल है ये भी वैल्यू गिवन हो, तो हम दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर है लेक्चर वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 और इस एनालिटिकल मेथड को रीड करने से पहले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो वेक्टर के बिटवीन एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो, मैं पहले एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जैसे ये एक वेक्टर दे रखा है आपको, ए वेक्टर, और ये वाला ये सेकंड वेक्टर है बी, और ये इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लेट कर लेता हूं मैं यहाँ थीटा, ये एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप इसमें थीटा एंगल कौन सा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल कौन सा है? तो मोस्टली बच्चे ये वाला समझते हैं कि ये थीटा है। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? सोचिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल हमें बताना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये थीटा मैंने सही रिप्रेजेंट किया है या रॉन्ग। तो देखो, ए और बी के बीच में ही तो थीटा दिखाया है, तो आपको बता दें ये जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नहीं है। ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नहीं है। तो सर फिर कौन सा है? ये नहीं है तो कौन सा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? सीखते हैं। जानते हो, दो वेक्टरों के बिटवीन, कोई से भी दो वेक्टर के बिटवीन एंगल मेजर करते हैं हमेशा टेल टू टेल या फिर हेड हेड। दो वेक्टरों के हेड हेड के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको मेजर कर सकते हैं। टेल टेल के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको भी मेजर कर सकते हैं। बट हेड टेल मेजर नहीं किया जाता। दो वेक्टर के बिटवीन एंगल हेड टेल मेजर नहीं करते हैं, टेल टेल मेजर करते हैं या फिर हेड हेड मेजर करते हैं। लेकिन आप एक कंप्लीटली श्योर करके चलो, ऐसा नहीं कभी हेड हेड मेजर कर लिया कभी टेल टेल मेजर कर लिया। कर तो दोनों सकते हैं, हेड हेड भी कर सकते हैं और टेल टेल भी कर सकते हैं, बट एक करके चलिए कोई सा भी। मैं हमेशा टेल टेल एंगल मेजर करके चलता हूं, ठीक है। हेड टेल मेजर कभी नहीं करते। देखो, ये हम क्यों नहीं कह रहे ये एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल है, क्योंकि ये ए वेक्टर के हेड और बी वेक्टर के टेल के बिटवीन बनना है। देखिए, ए वेक्टर के हेड और बी वेक्टर के टेल के बिटवीन एंगल बना हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल ए और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल नहीं है। क्योंकि हम कोई भी दो एंगल मेजर, दो वेक्टरों के बीच में एंगल मेजर करते हैं या तो टेल टू टेल मेजर करते हैं या फिर हेड हेड भी मेजर करते हैं। मैं टेल टू टेल लेके चलूंगा, ठीक है। और ये टेल हेड है, इसीलिए ये नहीं है भाई, ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नहीं है। तो सर फिर कैसे? तो जरा समझे टेल टेल कैसे लेके आए। तो ये बताओ, किसी वेक्टर को क्या हम
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। ऐसा मैंने पीछे के लेक्चर में सिखाया कि हम कभी भी एक वेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स लेंथ, चेंज नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड किसको, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, या किसी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। जब किसी वेक्टर को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करते हो तो उस वेक्टर का ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए ना मैग्नीट्यूड। तो ये अलाउ है वेक्टर में आपको इस तरह का शिफ्ट करना। ठीक है, तो अब बताओ ए किस वेक्टर का हेड है? यहाँ पर ए वेक्टर का हेड है। तो जिस वेक्टर का हेड होता है उसे हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस वेक्टर ए का देखो, ये ए वेक्टर है आपका और इसका ये हेड है, तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे और इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। देखो इतना ए वेक्टर की लेंथ इतनी है, तो इस ए वेक्टर को हम शिफ्ट कर लेंगे, इतना ही आगे बढ़ा लेंगे ऐसे, और इसकी डायरेक्शन ये इस, जब इस वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर है, ये हेड है, ये टेल है, तो जब आप इसको आगे शिफ्ट करोगे तो हेड आगे आ जाएगा और टेल इधर आ जाएगा। ये टेल आ गया, देखो ये टेल और ये हेड। तो ये देखो, ये ए वेक्टर मैंने शिफ्ट कर लिया, यहां से मैंने इस वेक्टर को शिफ्ट कर लिया ऐसे ऐसे, और जो इसकी लंबाई उतनी रखी जितनी इसकी थी, जिससे मैग्नीट्यूड सेम रहे, और डायरेक्शन भी मैंने सेम रखा, चेंज नहीं किया। तो देखो ये टेल आ गया। अब ए वेक्टर का ये टेल है, बी वेक्टर का भी टेल है, तो जिसका हेड हो उसे एक्सटेंड कर लीजिए और ये टेल एंगल मेजर कर सकते हैं हम दिस, ये थीटा। लेकिन ये डिलीट नहीं करते हैं, इसको यहीं बना रहने दीजिए, बस उसके वहां पर आप क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए बस। तो जिस वेक्टर का हेड हो उसे आप एक्सटेंड करके, तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, बस डेल्टा बना दीजिए, और ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। है ना अजीब सा? लेकिन देखो और समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन है, या ये डायग्राम में ट्राइंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन बना हुआ है, ट्राइंगल लॉ बना हुआ है। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ बनाओ तो जरा क्वेश्चन बताओ, अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर लूं, थोड़ा सा ऐसे उठाता हूं, अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर लूं तो देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं, तो इसके जस्ट इसके पैरेलल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ, जैसे मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। बताओ ये वाला कौन सा वेक्टर है फिर? तो ये इक्वल वेक्टर है। देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मींस लेंथ सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों पैरेलल बनाए हैं बिल्कुल। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ? बी वेक्टर। ठीक है, अब बताओ ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और हमें एंगल बिटवीन शो करना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्या ए वेक्टर का टेल है और ये बी वेक्टर का टेल, ये टेल और टेल के बिटवीन एंगल नहीं है? ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के टेल के बिटवीन एंगल है कि नहीं? तो ये है, तो ये भी थीटा है, ये और ये सेम एंगल है। आप एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इसको कह सकते हो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इसको कह सकते हो। सर ऐसे कैसे, जरा समझो। आगे बोलता हूं मैं आपसे, फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये इसके जस्ट पैरेलल खींच लिया। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, तो ये थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा कि नहीं मैथमेटिकली? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये होगा सर। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये और ये कौन से एंगल हैं? ये और ये कौन से एंगल हैं? तो हम कहेंगे ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये ऑल्टरनेट, ये वर्टिकली अपोजिट। तो फिर ये वाला एंगल थीटा जो मैंने बनाया है और ये वाला एंगल कैसा होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक ही बात है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हो, ये ऑल्टरनेट, ये इक्वली तो होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट, ये ऑल्टरनेट और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया आपको? तो कभी भी एंगल मेजर करेंगे दो वेक्टर के बिटवीन, टेल मेजर करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको ऐसे दे रखा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर दे रखा है, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग है ना, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं ऐसे, पीछे के लेक्चर देखे होने चाहिए आपको, और इनके डायगोनल से, उसके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल बनाते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे तो ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर के टेल एंगल मेजर करना है, तो ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल साफ साफ दिख रहा है, तो यही जीता होगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब आपका ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ट्राइंगल ऑफ ट्रेडिशन का बनाया गया है, ट्राइंगल ऑफ ट्रेडिशन ऐसे शो करता है ना।
तो इसमें ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, तो ये एंगल नहीं है, ये हेड टेल है। तो आपको किस वेक्टर के वो एक्सटेंड करना है, जिसका हेड है आप उसे एक्सटेंड कर लीजिए ऐसे। तो और ये हेड आगे आ जाएगा, ये टेल यहाँ आ जाएगा, तो ये एंगल कह सकते हैं आप थीटा। तो समझ में आया होगा कि इस डायग्राम में थीटा ये है और यहाँ इस डायग्राम बनता है, तो टेल टेल तो मेजर हो ही रहा है, इसमें ऐसे है। अभी और समझाता हूँ, यहाँ तक क्लियर है पहले, ठीक है। ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, आगे सुनाता हूँ, आगे बताता हूँ। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको कि जो थीटा होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। थीटा 0 भी हो सकता है और थीटा 0 से बड़ा भी हो सकता है, दो वेक्टर के एंगल के, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल। और थीटा की वैल्यू 180 के इक्वल हो सकता है या लेस देन, लेकिन थीटा कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता। ये थीटा 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता। जैसे अब बच्चे ये कहते हैं कि जरा ध्यान से सुनना, इसमें ये वाली बात समझ में आई आपको। जैसे मैंने एक वेक्टर ये बनाया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल बताओ। तो ए वेक्टर का हेड है, बी वेक्टर का टेल है, तो ये वाला एंगल क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि ये हेड टेल बना हुआ है। तो किसको एक्सटेंड कर लें हम? ए वेक्टर को एक्सटेंड कर लें। तो मैंने इस ए वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, देखो ऐसे, और ये हेड यहाँ आ गया और ए वेक्टर का टेल यहाँ आ गया। थोड़ी देर के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ, है ना, और ये कह देता हूँ कि मैंने भाई ये एक्सटेंड कर लिया, ये ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर था, मैंने शिफ्ट कर दिया इसको ए वेक्टर। अब जरा देखो, ये बच्चे सोचते हैं कि सर मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, आपने कहा टेल टेल एंगल मेजर करते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो देखो ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के टेल के बीच में ये भी एंगल है, ये वाला भी एंगल ए और बी के बीच में है, और ये वाला भी तो टेल टेल के बीच में ही है। अब इन दोनों में से कौन सा एंगल होगा, थीटा 1 या थीटा 2, कौन सा एंगल होगा? उसी के लिए सेंटेंस है। अब ये भी टेल टेल है, ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के टेल के बिटवीन बनना है, और ये वाला जो नीचे वाला एंगल बना रहा हूं, ये वाला भी ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के टेल के बिटवीन ही तो बनना है। आपने कहा टेल टेल मेजर करना, तो अब दोनों में से कौन सा कंसीडर करूं? तो मैंने इसीलिए ये सेंटेंस दिया है, थीटा की जो वैल्यू है वो कभी भी 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं होती। मैक्सिमम वैल्यू थीटा 180 डिग्री, दो वेक्टर के बिटवीन मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री और मिनिमम एंगल 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो लाई करती है दो वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होता है वो 0 से 180 डिग्री के बिटवीन लाई करता है। तो देखो ये वाला एंगल 180 से ग्रेटर है, छोटा है, तो ये एंगल 180 से बड़ा है, तो ये तो होगा ही, ये होगा। समझ में आया होगा आपको? ये होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है, एक पॉइंट ये नोट कर लिया, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। इसी में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में अगला सेंटेंस बताता हूँ, तो ध्यान सुनना अच्छी तरीके से, सारे कंफ्यूजन खत्म। जैसे इसमें अगर मैं ये डायग्राम बना लूं, जैसे मैंने इसमें बता दिया, इसमें भी बता दिया, और अभी जो बनाया था उसमें भी बता दिया। अब मैं इसमें एक डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ, जैसे केस नंबर 1 कह लेता हूँ इसको, कि अगर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे, तो जरा देख के होता ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसी हैं? सेम डायरेक्शन में है। ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? सेम। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम हो या फिर पैरेलल हो, ऐसे हो या फिर ऐसे भी हो सकती हैं, कि ये ए वेक्टर बना लिया और ये बी वेक्टर बना लिया। देखो यहाँ पे भी पैरेलल है, डायरेक्शन तो सेम इसमें भी है, ये भी ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है। यहाँ पे बिल्कुल सेम डायरेक्शन दिखाई है, यहाँ पे पैरेलल दिखा दी। तो बताओ यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना है? इस डायग्राम में कितना एंगल है? तो मैं कहूँगा जब डायरेक्शन सेम होती है तो थीटा 0 डिग्री होता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। कैसे? तो देखो इस डायग्राम को देखो, अगर आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन को सेम करना है, तो इस वाले वेक्टर बी को आप किधर की तरफ घुमाओगे, रोटेट करोगे, नीचे या ऊपर? भाई थीटा 0 करना है, तो थीटा 0 करना है तो आपको इस बी वेक्टर को नीचे की तरफ घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो ये तो नीचे की तरफ घुमा रहे हैं तो डायरेक्शन सेम होगा, तभी तो डायरेक्शन सेम होगा। देखो बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में आना है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर डायरेक्शन सेम करनी है आपको, तो नीचे की तरफ घुमाना चाहते हैं, और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो थीटा कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है? तो थीटा कम होता जा रहा है,
और जैसे ही ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएंगे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया हुआ थीटा 0 डिग्री। अच्छा, इस वाले केस में सर बताना, तो जरा देख पाता हूँ, अभी अभी मैंने बताया किसी भी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, लेकिन जब भी शिफ्ट करते हैं तो इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। तो आप इस बी वेक्टर को शिफ्ट कर दो, यहाँ पे उठा लो ऐसे, क्या इस वेक्टर की ये वाला बी वेक्टर हो गया, क्या इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट में, इस वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट में, इसकी जितनी लंबाई उतनी लंबाई मैंने यहाँ बना दी। तो शिफ्ट करके नहीं, इस वेक्टर को तुम शिफ्ट कर लो तो ये सेम डायरेक्शन में तो आ जाएगा। शिफ्ट करना अलाउड है, लेकिन कैसे शिफ्ट करना अलाउड है कि जिस वेक्टर को आप शिफ्ट कर रहे हो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मींस लेंथ और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अपने देखो मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा तो सेम डायरेक्शन में यहाँ गए। समझ में आया? चलिए इसको छोड़ते हैं। तो पैरेलल हो या सेम डायरेक्शन हो तो उनके बिटवीन एंगल 0 होता है। यहाँ ये थीटा किसके बिटवीन एंगल है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो 0 डिग्री कब होता है दो वेक्टर के बिटवीन एंगल? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो। दूसरा केस, केस नंबर सेकंड। अगर हम केस नंबर सेकंड देखें तो इसमें मैंने ऐसे बना दिया, ये ए वेक्टर है और यहाँ के बाद इधर की तरफ ये बी वेक्टर है। देखना ये टेल एंगल तो है 180 डिग्री, इसका टेल है, इसका भी टेल है, थीटा 180 डिग्री। तो यहाँ ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट नहीं है बेटा। मोस्टली बचेगा डिफरेंट डायरेक्शन ना, अपोजिट। डिफरेंट में ये नहीं आता, डिफरेंट में ऐसे कहेंगे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट नहीं है। तो आप इसे डिफरेंट वर्ड यूज मत करना, ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट है, तब उसके बीच में कितना एंगल आएगा? 180 डिग्री। या फिर एंटी पैरेलल है, ए वेक्टर ऐसे हो और बी वेक्टर ऐसे हो, एंटी पैरेलल ऐसे, तब भी एंगल कितना आता है? 180 डिग्री। जरा सोच लो, इसमें देख लो इस चीज को, डायरेक्शन अपोजिट करनी है। तो देखो इस बी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही और ए वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, इन दोनों की डायरेक्शन को अपोजिट करने के लिए आप इस वेक्टर को नीचे की तरफ घुमाओगे या ऊपर की तरफ? तो ऊपर घुमाएंगे ऐसे। तो थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे आके कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। अब पूरा अपोजिट करनी है, डायरेक्शन को अपोजिट कर दो ऐसे। तो देखो बी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, ये अपोजिट हो जाएगी ऐसे, ए वेक्टर के अपोजिट हो गई। एंगल कितना बन गया बेटा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है ना। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बिटवीन एंगल 180 डिग्री होता है। अच्छा, अगर आपको ये भी समझ में आ गया है तो तीसरा पॉइंट और समझा देता हूँ लास्ट, ठीक है। अगर हम केस ऐसे कहते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल ये वाला होगा क्या? ये वाला 90 डिग्री। राइट या रॉन्ग? तो रॉन्ग, क्योंकि ये एंगल मेजर हो रहा है हेड टेल के बिटवीन। रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है बेटा। किसका हेड है? ए वेक्टर का हेड है, तो जिसका भी हेड हो उसे एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको हेड को यहाँ ले आए, पूरा वेक्टर सेट कर दिया, तो बस डेड डैश बना लो और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल होगा बेटा, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, समझ में आया? ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कि भाई एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, चलो मैं पहले डायग्राम मिटा देता हूँ इसको, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे ठीक है। तो दो वेक्टर के बिटवीन एंगल कैसे मेजर करते हैं, समझ में आया हो आपको? ठीक है, आगे सुनते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ाते हैं कि जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर दे रखा है और इनके बीच में ये 60 डिग्री दे रखा है। एक क्वेश्चन, इसमें आपको एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बताना है। एक क्वेश्चन सोचिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर सोचिए। फिर मैंने कहा कि भाई ये ए वेक्टर है ऐसे और ये आपका बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। इसका भी आंसर सोचिए। फिर मैं कहता हूं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना। इसका आंसर सोचिए। ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। इसका आंसर बताइए। सोच लिया हो तो आपने बताइए आंसर। तो जरा मैं बताता हूँ, जरा समझिए। ये ए वेक्टर के हेड और बी वेक्टर के टेल के बीच में बना हुआ है, तो 60 डिग्री एंगल नहीं है। किसका हेड है? ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर को आप एक्सटेंड कर लीजिए बेटा, जिसका हेड है उसे एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंडेड, अब हेड यहाँ आ जाएगा और ये टेल यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये कितना हुआ? ये पूरा
पूरा 180 60 हटा दो 120। ये आंसर है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें किसका हेड है, तो इसमें हेड है बी वेक्टर का, तो बी को एक्सटेंड कर लीजिए ऐसे, बी एक्सटेंड किया। अब जरा सोचो, अगर मैं इस बी को एक्सटेंड कर लूँ तो डायग्राम ऐसे तो बनेगा, ये ए वेक्टर हो गया और एक बी को मैंने शिफ्ट कर लिया, एक्सटेंड का मतलब बी को शिफ्ट कर लिया है ऐसे, तो ये हेड आगे आ गया और टेल यहाँ आ जाएगा, तो ये डायग्राम बन जाएगा देखो कुछ ऐसे, दिस इज अ बी वेक्टर। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, क्वेश्चन में ये एंगल उसने 30 डिग्री दे रखा था ये, तो बच्चे ये सोचते हैं यार कि टेल टेल एंगल मेजर करते हैं तो ये भी एंगल मेजर कर सकते हैं, टेल टेल तो ये भी है और टेल टेल ये भी है। आपने कहा टेल टेल मेजर करते तो कौन सा करें, तो देखो मैंने अभी बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि थीटा 0 के बराबर या 0 से छोटा, 0 से बड़ा, और थीटा 0 के 180 से छोटा या 180 के इक्वल, 180 से ग्रेटर कभी नहीं होता दो वेक्टर के बिटवीन एंगल। और देखो ये वाला एंगल 180 से बड़ा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यही वाला होगा, है ना। और ये वाला है तो ये वाला एंगल कैसे निकालें, उसने ये देखो हमें क्वेश्चन में ऐसे दे रखा था, ये 30 डिग्री दे रखा था, ये बताओ ये कितना होगा 150 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यहाँ हम कहेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल 150 डिग्री होगा। इसमें कहें एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा, तो 30 ही होगा। सर आपने तो एक्सटेंड ही नहीं किया, ये तो हेड हेड बनना है, तो मैंने आपको बताया टेल टेल भी एंगल और हेड एंगल भी मेजर कर सकते हैं, हेड हेड भी मेजर कर सकते हैं। तो ये देखो ये ए वेक्टर के हेड और बी वेक्टर के हेड में बनना है 30 डिग्री, तो आंसर 30 डिग्री ही है। इसमें ये हेड टेल था तो ये वाला एंगल नहीं है, ये भी हेड टेल था तो ये एंगल नहीं है, इसमें एक्सटेंड करना पड़ा हेड को। इसमें भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, आपने कहा टेल टेल ही देखना, हेड मत देखना। मैंने कहा अच्छा, तो आप एक काम करो, किसका हेड है, दोनों का हेड है तो दोनों को एक्सटेंड कर लो, ए वेक्टर को आप एक्सटेंड कर लो, ए वेक्टर को शिफ्ट करके शिफ्ट कर लो, शिफ्ट, तो इस वेक्टर को शिफ्ट करके हम ये ले आए, पीछे वाला मिटा दो। फिर बी वेक्टर को भी एक्सटेंड कर लो, उसका भी तो हेड ही है, तो जिसका हेड होता है उसे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो उसको एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पर ले आया, बी वेक्टर का हेड यहाँ आ गया, तो देखो बी वेक्टर का हेड यहाँ आया, टेल ये रहा, टेल ये आ गया, ए वेक्टर का टेल ये रहा यहाँ आ गया और ए वेक्टर का हेड आया कि चला गया, तो ये टेल टेल एंगल यही तो होगा। अब जरा बताओ ये दोनों वर्टिकल अपोजिट नहीं है तो 30 डिग्री तो होगा ही, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री ये भी होगा। तो समझ में आया होगा, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल टेल टेल मेजर करते हैं, समझ में आया होगा आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। इसमें मैं इसे बताता हूं आपको अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझना अच्छे तरीके से, ठीक है। लेट करो कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, लेट टू वेक्टर्स आर ए एंड बी। जैसे ये एक वेक्टर हमें गिवन है ऐसे, ये एक वेक्टर हमें गिवन है ए ऐसे, ए 1 2 3 और 4, इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, सपोज कर लेते हैं 4 न्यूटन, ए वेक्टर है वैसे तो इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन ईस्ट ऐसे, है ना। तो 4 न्यूटन का कोई स्केल नहीं होता, ग्राफिकल मेथड आना चाहिए, तो 1 न्यूटन में 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं, तो 4 न्यूटन में 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच ली और ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट से ईस्ट में दिखा दिया मैंने, वैसे एक गिवन है। अब हमारे पास दूसरा वेक्टर गिवन है बी वेक्टर ऐसे, ये बी वेक्टर गिवन है और इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें वो है 3 न्यूटन, और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, कैसे, और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, देखो हॉरिजॉन्टल से ईस्ट से थीटा एंगल बना रहा है, ईस्ट से कह सकते हो ये थीटा एंगल बना रहा है। अब इसकी डायरेक्शन बता सकते हो आप कि बी वेक्टर की डायरेक्शन हमें क्या लिखनी चाहिए। अगर आप नहीं बता सकते तो आपको लेक्चर नंबर 2 देखना चाहिए, वहाँ पर मैंने पढ़ाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, जरूर देखना इस टॉपिक को। अगर आप बी की डायरेक्शन नहीं बता सकते और बता सकते हो तो देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। जरा देखते हैं, तो देखो इसकी डायरेक्शन अगर हमें बतानी है, जैसे ये बी वेक्टर है, इसकी हमें डायरेक्शन बतानी है और ये ऐसे है, ऐसे ये थीटा है,
तो जिस पॉइंट पर हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी होती है, जिस पॉइंट पे थीटा बना होता है, वहां पर हम एक ये बना लेते हैं बेटा, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ और ये वेस्ट। अब देखो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन को हमें बताना है, तो बी वेक्टर किसके बिटवीन लाई कर रहा है? ईस्ट और नॉर्थ के बिटवीन लाई कर रहा है ना, ईस्ट में है ना नॉर्थ में, ईस्ट और नॉर्थ के बिटवीन लाई कर रहा है और ईस्ट से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसे कैसे लिखते थे याद है? ईस्ट से बनाता है तो लिखते थे थीटा डिग्री। अगर ये 30 डिग्री होता, मान लो 30 डिग्री होता, तो मैं लिखता डायरेक्शन इसकी बी वेक्टर की 30 डिग्री किसके बिटवीन है? ईस्ट और नॉर्थ के। एंगल किससे बनाया है? ईस्ट से। एंगल ईस्ट से बनाया है तो लिखता क्या? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये लिखता। एंगल ईस्ट से बनाया है लेकिन लिखता क्या? एंगल ईस्ट से बनाए और नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन हो तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हिंदी में अगर बोले 30 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को क्या बोलेंगे? 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से एंगल बनाए तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखते हैं। अगर नॉर्थ से एंगल बनाता तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने लिख दिया, इसकी डायरेक्शन लिख दी। अगर यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो मैं थीटा डिग्री लिख देता हूँ इस जगह पे, थीटा डिग्री, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये बी वेक्टर है, थीटा अगर 30 डिग्री है 30 डिग्री लिख दीजिए, 60 डिग्री है 60 डिग्री लिख दीजिए। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको सिखाया था, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए, आपको ये बी वेक्टर की डायरेक्शन गिवन थी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था 3 न्यूटन है, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करिए। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। व्हाट द नेम ऑफ आर वेक्टर? तो यहाँ आर वेक्टर का नेम है रिजल्टेंट वेक्टर, नेम पे ध्यान दो, ऑफ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। देखो ये इसका नेम तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेकिन आर वेक्टर का मीनिंग क्या है? आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम तो है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेकिन आर वेक्टर क्या कोई भी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? तो हमें मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन। एवरी कोई सा भी वेक्टर हो उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। तो जैसे आर वेक्टर है तो इसमें हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर प्लस डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर में 4 न्यूटन इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ईस्ट इस ए वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर को। ऐसे बी वेक्टर के बारे में बताया, ये इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और ये पूरी इसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, दोनों रिप्रेजेंट होते हैं बेटा। आर वेक्टर तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसी को कैलकुलेट करना है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको ही हमें आज सीखना है एनालिटिकल मेथड में। अगर ए वेक्टर आपको इतना दे रखा हो, बी वेक्टर इतना दे रखा हो और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछे कि कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन भी बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि आर वेक्टर, ये तो बहुत आसान है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वो क्या करते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 4 न्यूटन, बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 3 न्यूटन, ये हो गया 7 न्यूटन। क्या आप सोचो, क्या ये 4 न्यूटन ए वेक्टर की वैल्यू है? नहीं, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन ईस्ट। आपने केवल 4 न्यूटन लिखा, जानते जो आपने 4 न्यूटन लिखा है वो किसकी वैल्यू है? ए वेक्टर के मॉडुलस की, दैट मींस मैग्नीट्यूड की। अगर इस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लें ए वेक्टर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 न्यूटन, इसमें डायरेक्शन नहीं आती। जब हम मॉडुलस लगा देते हैं तो उसमें केवल इसका नेम क्या है? इसका नेम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे जब आप ए वेक्टर लिखते हो तो इसका नेम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब दोनों होगा इसमें, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन। जैसे इसमें लिख रहे हैं 4 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ये पूरा ए वेक्टर है। लेकिन अगर आप इसका मॉडुलस लिख देते हो ऐसे, दैट मींस ए,
तो आप इसे लिखते हो, ये केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ओनली, ओनली, और कुछ नहीं आएगा, ओनली, दैट मीन्स 4 न्यूटन। डायरेक्शन नहीं आएगी इसमें, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी बेटा। इस चीज को समझो पहले अच्छी तरीके से। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट क्या करता है, उसकी लेंथ को। किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे बोल सकते हो। इसकी लेंथ 4 न्यूटन, देखो इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है, इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, इसका 3 न्यूटन। तो लेंथ से हम पता कर सकते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो हमने यहाँ ये गलत लिख दिया बेटा, ये ऐसे नहीं लिख सकते। इसे हमें लिखना पड़ेगा ईस्ट, और इसे लिखना पड़ेगा 3 न्यूटन थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बताओ ऐड कैसे करें, ऐड कर ही नहीं सकते, तो ऐसे ऐड कर नहीं सकते बेटा। अब आप इसको तो ऐड कर लोगे, फिर इसका क्या करोगे, तो ऐसे ऐड नहीं करते। तो सर फिर कैसे करते हैं, तो यही सीखना है, यही सीखना है। तो आज हम इसका ग्राफ डेरिवेशन कराएंगे पहले, है ना। तो कैसे डेरिवेशन करते हैं, कैसे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन निकालते हैं। तो एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ नहीं निकाला जा सकता। मैग्नीट्यूड अलग निकालते हैं, डायरेक्शन अलग निकालते हैं, ये एक साथ कैलकुलेट नहीं होता। सर मैग्नीट्यूड पहले निकालें और डायरेक्शन बाद में निकलेगी, अलग अलग निकलेगी बेटा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें अलग अलग 2 बार 2 स्टेप में निकालनी पड़ेगी। कैसे सर, तो जरा समझो। सबसे पहले आप ये आपको ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है, और ये आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिवन है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो, आप इसका ग्राफ बनाओ पहले। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए सबसे पहले। तो आपको ये ए वेक्टर गिवन, बी वेक्टर गिवन और ये सेंटेंस गिवन, ग्राफ बना दो। तो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाते थे, याद करो पीछे ग्राफ, ये 4th वीडियो में मैंने सिखाया आपको। पहला वेक्टर ए वेक्टर ड्रॉ करिए, तो ए वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए बेटा। ग्राफिकल मेथड आना चाहिए, नहीं आता है तो लेक्चर नंबर 4 जरूर देखिए, है ना। तो समझिए, पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो ए वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो ये वाला 1 2 3 4, ये ए वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कर रहे हैं, तो बी वेक्टर ड्रॉ करिए। बी वेक्टर इस ईस्ट की डायरेक्शन से, ये हॉरिजॉन्टल है ईस्ट, ये भी ईस्ट में हॉरिजॉन्टल है, इसके थीटा एंगल बनाते हुए हैं। तो थीटा एंगल बनाते हुए इसमें आप ये बी वेक्टर बना दीजिए, ये बी वेक्टर, ये इससे थीटा एंगल बना रहा है ऐसे। फिर टेल से टेल और रिजल्टेंट ड्रॉ कर दीजिए, जैसे टेल से टेल और हेड से हेड। तो ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, ये टेल से टेल। ये ग्राफिकल मेथड था बेटा आपका, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हम कैसे निकालें, फर्स्ट स्टेप में आते हैं हम, कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे निकालें। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे निकालें, एक साथ नहीं निकलता बेटा आर वेक्टर। ये आर वेक्टर सीधा नहीं निकलेगा, आपको मैग्नीट्यूड अलग निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन अलग निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, दैट मीन्स हम क्या निकाल लें पता है, हम निकाल रहे हैं आर वेक्टर का मॉडुलस, दैट मीन्स आर। इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब मेरे क्वेश्चन का बस जवाब दीजिए, बात खत्म हो जाती है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस वेक्टर की लेंथ को कैलकुलेट कर लो, वही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो जरा समझे, अगर ये समझ में आता है तो देखो, इस वाले पॉइंट को P डाल लो, इसे Q डाल लो, कुछ भी डाल सकते हो, A O कुछ भी डाल लो। मैंने जैसे O डाल दिया इसको, और इस वाले पॉइंट को मैं P डाल लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं Q डाल देता हूँ। तो मेरे को R निकालना है, तो R निकालना है तो R क्या है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी वेक्टर की लेंथ को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर की लेंथ से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो लेंथ रिप्रेजेंट करती है, तो दैट मींस इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो मैं कहूंगा OQ। आर वेक्टर की लेंथ देखो कितनी है, OQ। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वेक्टर नहीं आएगा, वेक्टर नहीं आएगा ऊपर, लेंथ की बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। तो OQ इज इक्वल टू R लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो हमने लिख दिया। इस वेक्टर की, आर वेक्टर की लेंथ कितनी है, OQ, तो OQ इज इक्वल टू R। सर ऐसे तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि
P इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए वेक्टर की लेंथ कितनी है OP, ए वेक्टर की लेंथ OP, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो सर फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि OQ इज इक्वल टू ओ, ये बी वेक्टर की लेंथ है OQ, सॉरी OQ नहीं है PQ है, PQ बी वेक्टर की लेंथ है, तो PQ लेंथ है बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में जानकारी क्या होती है, गिवन क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, देखो 4 न्यूटन, तो हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, ये ए गिवन होगा। हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा 3 न्यूटन, ये भी हमें गिवन है 3 न्यूटन। अब हमें ए और बी के बिटवीन कितना एंगल है वो भी गिवन होता है, जैसे यहाँ ए और बी के बीच में कितना एंगल है थीटा, तो यहाँ थीटा भी गिवन है। तो हमें यहाँ कितनी क्वांटिटियां नोन है, एक ए नोन है, इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए हमें, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और ए और बी के बिटवीन एंगल कितना है ये पता होना चाहिए, तब हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर, तो शुरुआत करते हैं, डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो देखो हमें निकालना क्या है, OQ निकालना है, ये दैट मीन्स OQ, अगर मैं लेंथ निकाल लूं OQ तो R निकले आएगा, OQ निकाल लूं तो R निकले आएगा। अब मैं OQ कैसे कैलकुलेट करूं, तो OQ के लिए मैं क्या करता हूं, ये बी वेक्टर थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूं, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, और इस वाले पॉइंट को मैं M डाल देता हूं। सर ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया आपने, आपको OQ निकालना था तो आप निकाल लेते, लेकिन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया, तो बेटा एक थ्योरम पढ़ी हुआ आपने, पाइथागोरस थ्योरम, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाई जा सकती है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, सिंपल ज्योमेट्री। OQ लंबाई निकालनी है, लेंथ निकालनी है, लेंथ ही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसीलिए हमने क्या ड्रॉ किया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया समझ में आया हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए, तो लगा दो कौन सा ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल OMQ में। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूज कौन है OQ, तो मैं लिख लूंगा OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पर बेस OM का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर MQ होल स्क्वायर। ये देखो ये, तो मेरे को OQ की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, OQ की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, दैट मींस R कैलकुलेट करना है, इसमें मत भूलना, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, R मैग्नीट्यूड है R वेक्टर का, R मैग्नीट्यूड है R वेक्टर का, तो R कैलकुलेट करने के लिए मेरे को OQ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये R वेक्टर की लेंथ है, और किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, लेंथ निकालिए मैग्नीट्यूड निकल आएगा। ठीक है, तो OQ कैलकुलेट करना है, लेकिन OQ को कैलकुलेट करने के लिए OM की जरूरत पड़ेगी और MQ की जरूरत पड़ेगी, हमें OM की वैल्यू पता होनी चाहिए और MQ की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम OQ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास, अब हमें ये देखना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्या हमको OM की वैल्यू पता है और MQ की वैल्यू पता है, नॉन है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, क्या हमें OM की वैल्यू पता है, तो नहीं, तो OM की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो अगर मैं OM की वैल्यू कहूँ कि OM की वैल्यू कितनी है, तो O से M तक की लेंथ, देखो इसके ऊपर वेक्टर कहीं नहीं लगा रहे, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालते तो वेक्टर हट जाता है बेटा। देखो R वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू R, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लग रहा, हम मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट कर रहे थे मैग्नीट्यूड में केवल लेंथ रह जाती है उस वेक्टर की, डायरेक्शन हट जाती है, डायरेक्शन हटा देंगे, एरो हटा देंगे, वेक्टर नहीं लगा देना किसी के ऊपर भी। ठीक है, तो OM निकालना है तो O से M तक की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालें, देखो डायग्राम में OP प्लस PM, तो OP की वैल्यू तो मेरे को मालूम है, OP कितना है A, OP A वेक्टर की लेंथ है, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को 9 होना चाहिए, तो OP का मैग्नीट्यूड तो मेरे को मालूम है A, लेकिन PM नहीं मालूम, PM की वैल्यू कितनी है वो नहीं मालूम। तो देखो OM कैलकुलेट करने के लिए हमें OP तो पता है लेकिन PM नहीं मालूम, और फिर अब मेरे को ये निकालना है और ये निकालना है। अगर मैं ये दो वैल्यू कैलकुलेट कर लूं,
तो हम पी एम और एम क्यू की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें, पी एम और एम क्यू, तो देखो पी एम पता होने से ओ एम निकल आएगा और एम क्यू भी पता होने से ओ क्यू निकल आएगा। तो अब हमारा एम है पी एम और एम क्यू कैसे निकाला जाए। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं पहले। क्या इसमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल है? एक तो ये था ओ एम क्यू, इसमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए जरा उसको। तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये पी एम क्यू। सर ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल क्यों दिया? क्योंकि इसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है पी एम और एम क्यू। देखो इसी की साइड है कि नहीं? इसकी तो साइड है पी एम, पी एम तो इसी की साइड है, इसकी साइड तो थी नहीं, ओ एम क्यू की साइड नहीं थी, पी एम इसी की है। हाँ एम क्यू दोनों की है, कॉमन थी, एम क्यू दोनों की है। तो देखिए यहाँ से इस वाले ट्राइंगल से ही निकलेगा। कैसे? पहले समझो, अगर मैं इसमें कॉस थीटा लगाऊं, जानते ये कॉस थीटा साइन थीटा हम निकालते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, जो कुछ भी लिखते हैं, ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है वो। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है देखो इस ट्राइंगल का? पी एम, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? पी क्यू। क्या थीटा नॉन है? यहाँ पे थीटा नॉन वैल्यू है अननोन वैल्यू? तो थीटा नॉन वैल्यू है, हमें थीटा पता होना चाहिए, ये दोनों तीनों वैल्यू नॉन होनी चाहिए बेटा, ये नॉन वैल्यू है। जैसे यहाँ ए की वैल्यू देखिए 4 न्यूटन, तो ए की वैल्यू 4 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का 4 न्यूटन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन। थीटा यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दे सकता, यहाँ पर ये थीटा दे रखा होता तो ये नॉन होता। तो ये हमें गिवन है बेटा, ये नॉन वैल्यूज है, हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हम कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कॉस सॉरी पी क्यू पी एम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो पी एम की वैल्यू देखो कितनी आ गई यहाँ से, पी एम इज इक्वल टू आ गया पी क्यू कॉस थीटा। दैट मीन्स यहाँ से पी एम की वैल्यू निकल के आई, पी क्यू की वैल्यू कितनी है देखो, ये देख पी क्यू इज इक्वल टू बी, पी क्यू बी वेक्टर की लेंथ है, और किसी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो बी कॉस थीटा। अगर बी पता होगा तो थीटा भी पता होगा, तो पी एम निकल आएगा। तो देखो ये वैल्यू निकाल ली मैंने पी एम की, यहाँ रखेंगे तो ओ एम निकल आएगा। इसी ट्राइंगल में, अभी इसी ट्राइंगल में आगे देख लेता हूँ पहले, आ रहा है। अगर इसी ट्राइंगल में अगर हम किसकी वैल्यू निकाल लें? एम क्यू की, एम क्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो साइन थीटा लगाएं। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है? एम क्यू, और हाइपोटेनियस है आपका पी क्यू। यहाँ से मैं एम क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू की वैल्यू है आपकी कितनी देखो बी, तो बी साइन थीटा। तो देखो ये एम क्यू की वैल्यू निकल आए एम क्यू, और ये दोनों वैल्यू अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 में डाल दें, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए यही लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ओ एम की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ओ एम की वैल्यू। ओ पी की वैल्यू कितनी है देखो, तो ओ पी की वैल्यू है आपकी ए, ओ पी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, तो ए ओ पी। पी एम की वैल्यू, पी एम की वैल्यू ये रही प्लस बी कॉस थीटा। देखो ये ओ एम की वैल्यू निकल आई जो हमें चाहिए, हमें ये देखो ओ एम चाहिए था यहाँ, तो ओ एम की वैल्यू आ गई ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। एम क्यू की वैल्यू भी हमारे पास है बी साइन थीटा। अगर हम ओ एम की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, एम क्यू की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट कर ली, अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट मीन्स आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है देखो, ओ क्यू की जगह पर लिख सकते हैं हम आर, क्योंकि ओ क्यू आर वेक्टर की लेंथ है, और किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर, इसीलिए मैंने आर लिख देता हूँ, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम की वैल्यू मैंने निकाली देखो ये ए प्लस बी कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर है, इसलिए ए प्लस बी कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस एम क्यू की वैल्यू ये रही बी साइन थीटा, इसकी जगह पुट कर देते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर था ना, इसके स्क्वायर कर दिया ऐसे, या बी साइन थीटा का और स्क्वायर कर सकते थे आप। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। तो इसे सॉल्व करते हैं तो इसका और स्क्वायर खोलना पड़ेगा, प्लस इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए
हम जगह बनाते हैं पहले ऊपर। ये समझ में आया ना? इस हेडिंग को हटा देते हैं बेटा, यहाँ से हेडिंग हटा देते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको इस जगह पर, ठीक है? जरा समझिए। तो ये देखो आर स्क्वायर लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और उसको होल स्क्वायर को खोलिए। तो कितना लिख सकते हैं? ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो मैंने a प्लस बी का स्क्वायर लगा लिया। फिर आगे क्या लिख रहा है? प्लस, आगे लिखा है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा चेक करिए इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है। अगर आप चेक करोगे तो इसमें बी स्क्वायर, तो आप इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, देखो है ना? तो क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बेटा। तो कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो इसको बाद में लिख लिया, इसको एक साथ लिख लिया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसकी वैल्यू सब जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबका फेमस फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 इसकी वैल्यू। तो आप आर स्क्वायर की वैल्यू कितने ले सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये देखो, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो गई? रूट के अंदर देखो ये निकले आया दोनों वेक्टरों के रिजल्टेंट वेक्टर का, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला, ये मैग्नीट्यूड निकला है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर प्लस के 2ab cos थीटा। ये देखो, तो ये तो दो वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमें कितनी क्वांटिटियां नॉन होनी चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए बताओ। इस फॉर्मूले को देखो, अगर हमें इस आर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स ये निकल के आया, देखो प्रूव करके आर इज इक्वल टू ये। तो आर को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटियां पता होनी चाहिए? तो ए वेक्टर, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड नॉन होना चाहिए, ए वेक्टर नहीं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ ए वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता होने से क्या हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो नहीं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में ए और बी के बिटवीन कितना एंगल है, थीटा। यहाँ थीटा किसका नेम, थीटा का नेम बताओ। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन ही तो एंगल है थीटा, तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन कितना एंगल है वो भी पता होना चाहिए। तो हमें आर दो वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और उनके बिटवीन कितना एंगल है थीटा भी पता होना चाहिए, तब हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स पर और उनके बिटवीन एंगल पर, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड निकले आया है यहाँ से, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4 न्यूटन, तो हमें 4 न्यूटन रख देंगे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन, 3 न्यूटन रख देंगे। अगर ये थीटा 30 डिग्री कह देता मैं तो ये 30 डिग्री होता, तो थीटा 30 डिग्री रख देंगे। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, 4 3 और थीटा 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आएगा, देखो निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रह गई डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा अजीब है ना। जरा कॉन्सेंट्रेट करना, डायग्राम मिटाना पड़ेगा मेरे को, ये मैं उठा देता हूँ बेटा, है ना, ये उठा देता हूँ, इतना उठा देता हूँ। हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं बेटा। ये तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने, इसे भी उठा देता हूँ, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये रहा। अगर हम दूसरा लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर कैसे निकालें, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन रियल यही है, जरा समझना। हम अल्फा निकालते हैं बेटा, अल्फा एक एंगल है, अल्फा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नेम सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे यहाँ थीटा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर थीटा का नेम इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये यहाँ पे अगर ए लिख रहा है, यहाँ पर बी लिख रहा है, अगर यहाँ ए लिख रहा है, यहाँ पे बी लिखा, तो यहाँ जो भी दो क्वांटिटियां वेक्टर लिखे होंगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिख रहे होंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उन्हीं के बिटवीन एंगल लिखना है। ये थीटा लिख लें, थीटा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर यहाँ एंगल अल्फा लेट किया होता मैंने, अल्फा
अब ए और बी के बिटवीन कितना एंगल लेट किया, अल्फा, तो अल्फा आ जाता है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट सिंबल कभी नहीं होता है, नेम इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन से दो वेक्टर के बिटवीन एंगल लिखना है। तो जो भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने यहाँ लिखा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, तो जो भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड यहाँ लिखे हैं उन्हीं के बिटवीन एंगल आएगा। तो ए और बी लिखा है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल आएगा इस जगह पर। थीटा इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फा बीटा गीटा सीटा जो कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है कौन सा एंगल कौन सा पुट करना है, कौन से दो वेक्टर के बिटवीन एंगल पुट करना है। ऐसी अल्फा। अब अल्फा का नेम क्या है, ये अल्फा एक एंगल है और लेकिन ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर एंगल से डायरेक्शन, हाँ जरा समझो, अभी समझाता हूँ। लेट कर लो, पहले अल्फा का नेम लिख लो। नेम पे ध्यान देना, अल्फा पे नहीं, नेम पे। एंगल बिटवीन कि कौन सा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, तो आपको ये नेम पे ध्यान देना। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर जैसे आर वेक्टर, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर तो आर वेक्टर है, एंड एनी वन वेक्टर मतलब जिन दो वेक्टरों का आप एडिशन कर रहे हैं। आर वेक्टर और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल निकाल लो, या फिर आर वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालो। कोई सा भी ए और बी में से कोई से भी दो वेक्टर में, ए और बी में से कोई से भी वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालो यहाँ। तो मैं निकाल लेता हूँ एनी वन ना लिख के, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। जरूरी नहीं आप आर वेक्टर और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालो, आप रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन भी एंगल निकाल सकते हो, लेकिन रिजल्टेंट तो रखना ही रखना है। रिजल्टेंट रखना है और जिन दो वेक्टरों को आप ऐड कर रहे हो उनमें से किसी एक वेक्टर के बिटवीन एंगल, रिजल्टेंट और जिन दोनों वेक्टरों को आप ऐड कर रहे हो उनमें से एक वेक्टर के बिटवीन एंगल। मैं लेट कर लेता हूँ आर वेक्टर और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल। ये एंगल के नेम पे ध्यान रखो, ये एंगल ही नेम पे ध्यान रखो। रिजल्टेंट वेक्टर और एनी वन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होगा, अल्फा नहीं, वो डायरेक्शन बताता है। जैसे ये एंगल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्शन को बता देगा, ये एंगल अल्फा। इस एंगल को मेजर कर लें। सर ये एंगल कैसे डायरेक्शन बताएगा, तो अभी बताऊंगा। पहले इसको एंगल को मेजर कैसे करेंगे वो बताता हूँ, ठीक है। तो tan अल्फा निकाल ले बेटा, क्या निकाल ले, tan अल्फा। किस ट्राइंगल में लगाएं, ये ट्राइंगल था OPOMQ में। कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं, OMQ में, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें tan अल्फा लगा लीजिए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, MQ, और बेस कितना है देखिए OM, MQ डिवाइडेड बाई OM, MQ डिवाइडेड बाई OM। तो MQ की वैल्यू कितनी है, ये देखिए, इसीलिए मिटा ली मैंने इसे, b sin थीटा डिवाइडेड बाई OM की वैल्यू कितनी है, ये देखिए a प्लस b cos थीटा। तो यहां से देखो tan अल्फा की वैल्यू निकल के आई b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। देखो ये यहां से आप अल्फा निकालोगे बेटा, अल्फा जो एंगल अल्फा, tan अल्फा नहीं निकालना है, अल्फा निकालना है हमें, अल्फा को कैलकुलेट करना है। अल्फा डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर की, और अल्फा कौन, अल्फा इंपॉर्टेंट नहीं है, बीटा लेट कर लेते हैं, गामा लेट कर लेते हैं। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एनी वन वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर एनी वन वेक्टर। तो मैंने रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल निकाला, ये निकाला, ठीक है। अब इसकी दर्शन हम कैसे लिखेंगे, तो देखो जिस पॉइंट पर ये अल्फा बना है, तो कौन से पॉइंट पर बना है देख के बताओ, O पर बना है, P पर बना है, M पर बना है, Q पर बना है, कौन से पॉइंट पर बना है, O पर बना है। तो जिस पॉइंट पर ये अल्फा बना है, अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो जिस पॉइंट पर ये अल्फा बना है वहां पर आप डायरेक्शन इंडिकेट कर लो बेटा, ऐसे जिस पॉइंट पर अल्फा बना है वहां पर बना लीजिए। इसे तो ईस्ट कह दो, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है और ये साउथ है। किस पॉइंट पे बनाना है, अल्फा जिस पॉइंट पे बना हो, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है तो जिस पॉइंट पर अल्फा बना, एंगल बना है, उस पॉइंट पर ये बना लीजिए आप डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कौन से दो के बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। देखो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, आर वेक्टर जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। किसके साथ एंगल बनाया है आर वेक्टर ने, ईस्ट के साथ या नॉर्थ के साथ, तो ईस्ट के साथ। कितना एंगल बना है, अल्फा। तो हम डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर हम लिखेंगे अल्फा डिग्री
भाई अल्फा एंगल बनाया, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी आ सकती है, जो भी आ जाए वो ले लेना अल्फा डिग्री। इस समय तो अल्फा डिग्री बना रहा हूँ। अल्फा डिग्री किससे एंगल बनाया, ईस्ट से या नॉर्थ से? तो आप कहोगे ईस्ट से बनाया है तो क्या लिखना चाहिए, अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ? तो अल्फा डिग्री किससे बनाया है, ईस्ट से। और किसके बिटवीन है रिजल्टेंट वेक्टर, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन। और ईस्ट से एंगल बनाया है, देखो ये ईस्ट से तो बनाया एंगल अल्फा, तो हम लिखेंगे अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिससे एंगल बनाता है उसे पीछे लिखते हैं, और जिससे एंगल नहीं बनाता उसे शुरुआत करते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसा ये डायरेक्शन है साहब। आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ए ईस्ट से अल्फा डिग्री घुमा दो नॉर्थ की तरफ, ऐसे। ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन लिखेंगे हम आर वेक्टर की। और मैग्नीट्यूड ये रहा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, और डायरेक्शन इस वाले फॉर्मूले से, अल्फा निकालेंगे यहाँ से। अब इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक होती है एक, इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बताता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना है ना। ये हटा देता हूँ, तो ये हमें फॉर्मूला लर्न करना चाहिए, ये लर्न करना चाहिए, है ना। और डायरेक्शन हम ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताई। अभी क्वेश्चन बताऊंगा ना, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, पहले इतना समझ लो ना। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इजी है, ठीक है। जरा समझिए, जैसे इस फॉर्मूले को हम याद कैसे करते हैं, टेन अल्फा। अब इसमें अल्फा का नेम याद रहना चाहिए, कंसेप्ट है रिजल्टेंट वेक्टर, और जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उनमें से एक वेक्टर के बिटवीन टेल टेल एंगल होना चाहिए। टेल टेल ही लेते हैं, तो कोई से भी दो वेक्टर के बीच में एंगल टेल टेल मेजर करते हैं। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये करने के बाद यहाँ लिखते हैं साइन थीटा। यहाँ पे कौन सा एंगल आता है, यहाँ पे तो आया रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल। यहाँ कौन सा आया, जिन दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उनके बिटवीन एंगल आता है यहाँ। देखो थीटा, ये वाला थीटा दिख रहा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो यहाँ पे भी थीटा लिखा है। तो ए और बी को तो ऐड कर रहे हैं हम, ए और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच में ही यहाँ एंगल आएगा और उन्हीं के बीच में यहाँ आएगा साइन थीटा। इस वजह पे कौन सा एंगल आ रहा है, नेम पे ध्यान दो, थीटा में कुछ नहीं रखा है, कॉस थीटा। यहाँ आपको एम्प्टी स्पेस दिखाना है, एम्प्टी स्पेस खाली स्पेस दिखाना है, यहाँ पे का एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस। अब लर्न कैसे करना है इस फॉर्मूले को जरा समझो। यहाँ इस जगह पर और इस जगह को कैसे फिल करेंगे, साइन और कॉस वाली जगह को कैसे फिल करेंगे। अल्फा के सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा, अल्फा के सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन और कॉस के साथ आएगा। तो अल्फा के सामने वाला वेक्टर कौन सा है, देख के बताओ, ए वेक्टर या बी वेक्टर? तो अल्फा के सामने वाला वेक्टर है बी वेक्टर। तो यहाँ पे साइन और कॉस के साथ अल्फा के सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, देखो बी और बी। अल्फा के सामने वाला देखो बी है, और यहाँ क्या आएगा जो बच जाता है, यहाँ अल्फा के सामने वाला तो मैंने लिख दिया बी बी, और यहाँ ए वेक्टर आएगा, ये इस जगह पे ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड आता है, वेक्टर नहीं लिखते, मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पर भी, मैग्नीट्यूड ऐसे। सर ये ऐसे क्यों बताया, मान लो फिगर चेंज कर दिया उसने, ऐसे याद करने के लिए क्यों कहा, अगर उसने चेंज कर दिया फिगर, यहाँ लिख दिया बी वेक्टर और यहाँ लिख दिया ए वेक्टर। अब ये डायग्राम आपको दे दिया कैट, अब टेन अल्फा निकालो। अब डायग्राम ये रखा, आप टेन अल्फा के निकालने की सोच रहे हो, तो अब इसे थोड़ी फॉर्मूला याद रट्टा मार लिया, बी साइन थीटा वाले, गलत हो गया। अब अल्फा के सामने वाला वेक्टर कौन है, ए वेक्टर। तो यहाँ साइन और कॉस के साथ क्या आएगा, साइन कॉस के साथ अल्फा के सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, और बच जाता है वो यहाँ आता है। देखो कहानी बदल गई पूरी, डायग्राम बदला, सेंटेंस बदल गया। तो इस फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका समझ में आया। इस फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका कि यहाँ और यहाँ आएगा अल्फा वेक्टर के, अल्फा के सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ और यहाँ आएगा, और यहाँ जो बच जाएगा वो एंगल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर था और यहाँ पे बी वेक्टर था, इस वाली सिचुएशन में ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। लेकिन लर्न कैसे करेंगे समझ में आया होगा आपको। तो दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालते हैं और डायरेक्शन यहाँ से। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे, और डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकालना है तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, और डायरेक्शन कैसे लिखते हैं ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको दो वेक्टरों के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो बताया। तो आगे इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, जरा देखो, थोड़ा सा रिपीट करके बढ़ाता हूँ। आर वेक्टर, ये दो वेक्टरों का रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। यहाँ आर वेक्टर का जो नेम है वो है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि आपको कैसे फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक, किन किन चीजों का ध्यान रखना। डेरिवेशन तो हमने कर लिया, तो आर वेक्टर का नेम रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो रिजल्टेंट वेक्टर कोई भी वेक्टर होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ये वेक्टर है तो इसमें एक तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर प्लस डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। लेकिन हमें यही आर वेक्टर कैलकुलेट करना है, यही आर वेक्टर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये तो आर वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो दैट मीन्स हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ नहीं निकलते। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर हमें एक फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा और डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर दूसरे फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। एक साथ हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, अलग अलग दो फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे दो वेक्टरों के रिजल्ट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, जैसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है प्लस डायरेक्शन दोनों है, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालना चाहें दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड, ये हम कैलकुलेट करेंगे अलग और डायरेक्शन अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, दो वेक्टरों के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोनों वेक्टर के बिटवीन कितना एंगल है इस बात पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लेट कर लेते हैं, लेट किया था हमने पीछे, एंगल बिटवीन, नेम इंपॉर्टेंट होता है, थीटा इंपॉर्टेंट नहीं, एंगल बिटवीन किन दो वेक्टरों का एडिशन कर रहे हैं, ए और बी, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और हम ये टेल टू टेल मेजर करते हैं, टेल टू टेल मेजर करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और होता है कि जो थीटा होता है वो 0 से इक्वल हो सकता है, 0 डिग्री के इक्वल हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और थीटा इक्वल हो सकता है 180 डिग्री के और छोटा होगा। थीटा की वैल्यू कोई से भी दो वेक्टर के बिटवीन एंगल टेल टेल सही है, लेकिन हमेशा उसकी वैल्यू 180 से कम ही रहती है या 180 के बराबर रहती है, या कम रहेगी या बराबर रहेगी, 180 से ग्रेटर कभी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये वाले पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू 180, 0 से 180 रेंज होती है, 180 से ज्यादा कभी नहीं होती, ठीक है। अब अगर हम केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसके लिए पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं कि जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया था, प्रूव भी करके दिखाया मैंने। अब ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर, और ए और बी के बीच में ये एंगल थीटा, इसको मैंने ओ माना था, इसे पी, इसे क्यू, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये है, ये डायग्राम बनाया था, सेम डायग्राम रिपीट कर दिया। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जैसे अगर ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो हमें इस आर वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन। तो हम पहले निकाल रहे हैं नंबर 1 पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दैट मींस हम निकाल रहे हैं आर वेक्टर का मॉडुलस, दैट मींस आर, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने ट्राई किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट के अंदर फर्स्ट वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, जो फर्स्ट वेक्टर जिनको ऐड कर रहे हैं उनमें से फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसमें कहीं पे भी वेक्टर नहीं आता, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस, यहाँ पर थीटा का बच्चे कंसीडर करते हैं, थीटा 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 नहीं, जो भी दो वेक्टर का आप एडिशन कर रहे हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो भी दो वेक्टर यहाँ लिखोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, उनके बिटवीन एंगल आएगा, नेम इंपॉर्टेंट है बेटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब जैसे यहाँ पर मैंने एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा लेट कर रखा है, इसीलिए आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद करना, नीचे वाला नहीं। यहाँ पर कौन सा एंगल आता है उस पर ध्यान देना है। जो भी यहाँ दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ए और बी, तो ए और बी के बिटवीन ही एंगल आएगा, ठीक है। अच्छा, ये आर और हमने ए और बी के बिटवीन एंगल कितना कंसीडर किया है, थीटा, डायग्राम में भी थीटा दिखाया है, यहाँ कंसीडर भी थीटा किया है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे ऐसे। ये वाला फॉर्मूला हम याद करते हैं, ये दो वेक्टर के
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से निकालते हैं, केवल मैग्नीट्यूड यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात और बताऊंगा, यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जरा ध्यान से सुनना, एक ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। ए वेक्टर का मॉडुलस हम लिख सकते हैं ए वेक्टर के मॉडुलस को, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आप इसे क्या रीड करोगे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हो, आप इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी वेक्टर का मॉडुलस को हम लिखना चाहें तो बी लिख सकते हैं, इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, बी वेक्टर का मॉडुलस बी। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लिखना चाहें, जरा बता रहा हूं, जरा ध्यान सुनना, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम इसे आर वेक्टर का मॉडुलस आर लिख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान से सुनना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला लिख रहा है हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है, अगर हम इसका दोनों साइड का मॉडुलस ले लें तो ए आर वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस, ये। तो क्या इस आर वेक्टर के मॉडुलस को तो हम आर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब देख के बताओ इसको क्या लिखें, क्या इस वाले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस लगा हुआ है, बोथ साइड का मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉडुलस लगा दिया दोनों साइड में, तो क्या मैं इसे ए प्लस बी लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो ना, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं, ऐसा लिखना अलाउड नहीं है बेटा। तो फिर क्या लिख पाएंगे हम इसको, तो इसको तो हम आर लिख सकते हैं, आर वेक्टर का मॉडुलस आर, लेकिन इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे। तो जानते हो अगर आर वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ले लें हम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, इसको आप ब्रैकेट से बाहर ऐसे नहीं लिख सकते कि आप आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दो, ये अलाउड नहीं है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कई जगह पर क्या होता है कि जैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर है का ये मैग्नीट्यूड ही तो है आर, तो इस जगह पर ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये तो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डायरेक्शन दोनों, लेकिन अगर केवल आर वेक्टर का मॉडुलस है दैट मींस आर है, तो उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होती है। तो अगर आप चाहो तो इस आर की जगह पर, इस आर की जगह पर ये लिख सकते हो इस वाली कंडीशंस में, तो क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस इज इक्वल टू रूट के अंदर, इसको a लिखना चाहो या तो ऐसी कैसे उतार दो पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहो तो a की जगह पर आप ये लिख सकते हो a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ऐसे देखो a वेक्टर है उसका मॉडुलस है, तो a वेक्टर का मॉडुलस a होता है, तो a की जगह पर आप ऐसे लिख सकते हो, a का स्क्वायर है तो मॉडुलस a का स्क्वायर कर सकते हो, है ना, प्लस मॉडुलस b का स्क्वायर कर सकते हो, प्लस 2 मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन मेरा एम जो है वो इसको लिखना नहीं था, इसको तो सब समझते हैं, ये समझाना था कि भाई आप इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हो। कई क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, क्वेश्चन में भी लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसका क्या मतलब है। देखो ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है, ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो मॉडुलस लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मॉडुलस हटा के मत लिख देना बेटा इसको। इसका मतलब है ये देखो a प्लस बी आर वेक्टर, तो a प्लस बी का मॉडुलस मतलब आर वेक्टर का मॉडुलस, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मॉडुलस, तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। तो यहाँ से तो इस वाले फॉर्मूले से तो आप क्या निकाल सकते हो, समझ में आया, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अगर हमें कभी दो वेक्टरों के एडिशन करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालें। अगर आपको फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, फर्स्ट वेक्टर ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, और साथ में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल भी गिवन है। आर की वैल्यू ए और बी के साथ साथ थीटा में भी डिपेंड करती है। अगर मैं ए चेंज ना करूं, ए 3 मीटर बी 4 मीटर चेंज नहीं कर रहा, बट थीटा में बार बार चेंज करूं, तो उन्हीं दो वेक्टरों का एडिशन ए 3 और बी 4, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर, चेंज नहीं कर रहा, लेकिन थीटा में चेंज करूं तो आर चेंज होगा कि नहीं, तो आर चेंज होगा। तो आर की वैल्यू फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टरों के बिटवीन कितना एंगल है,
इस पर भी डिपेंड करती है। आर की वैल्यू केवल दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, साथ में उनके बीच में कितना एंगल है इस पर भी डिपेंड करती है। तो दो वेक्टरों का एडिशन यहां से नहीं निकालते, यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो दूसरा पॉइंट है हमारा डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो मैंने कहा अगर आपको आर वेक्टर चाहिए, आर वेक्टर चाहिए तो उसमें मैग्नीट्यूड तो हम यहां से निकाल लेंगे बेटा, डायरेक्शन हम यहां से निकालेंगे। अभी न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट आपका डेरिवेशन का और कंसेप्ट को सीखिए, है ना। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऐसे, अगर आपको आर वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, आर वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कैसे करते हैं। मैंने पीछे रेडी तो रिवाइज करा रहा हूँ। डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं हम? अल्फा से। तो अल्फा किसके बीच में एंगल? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर। ये ऐसे लर्न होना चाहिए, ऐसे लर्न होना चाहिए, ऐसे। अभी तो मैंने प्रूव करके दिखाया, अब इसका मतलब बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ एक तरह से, ये डायरेक्टली करना है आपको। अभी तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया, अब इसको डायरेक्टली ऐसे समझो। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ ये सब। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर और एनी वन वेक्टर जिन दोनों को ऐड कर रहे हो, रिजल्टेंट वेक्टर और एनी वन वेक्टर जिन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हो। तो मैंने जैसे ए वेक्टर ले लिया, ये एंगल हमेशा कोई भी दो वेक्टर के बिटवीन एंगल लेते हैं वो टेल टेल लेते हैं, टेल टेल लेते हैं, और वो एंगल जो होता है वो 0 और 180 के बीच में ही होता है, वो सेम सेंटेंस है। ये जो एंगल है ना, ये इस आर वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। अब ये एंगल कहाँ होना चाहिए? रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में टेल टेल एंगल ये रहा, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सर डायरेक्शन कैसे निकलेगी इस चीज से? तो पहले इस एंगल को निकालते हैं, अल्फा को कैसे निकालते हैं, फिर बताता हूँ मैं डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया, अभी प्रूव करके दिखाया, tan अल्फा। डायरेक्टली लर्न होना चाहिए, डायरेक्टली। यहाँ कौन सा एंगल आता है? इस अल्फा में कुछ नहीं रखा, अल्फा की जगह बीटा, गीटा, सीटा कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर यहाँ पे मैंने बीटा माना होता तो यहाँ बीटा कंसिडर कर लेता और बीटा लेट कर लेता। नेम इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर कौन सा एंगल लिखेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर और जिन दो वेक्टरों को ऐड कर रहे हैं उनमें से कोई एक वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इससे डायरेक्शन कैलकुलेट होती है रिजल्टेंट वेक्टर की। यहाँ लिख दिया, और यहाँ साइन थीटा प्लस यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कौन सा एंगल आता है, यहाँ कौन सा एंगल आता है, तो यहाँ बेटा ए और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल थीटा लिख रहे थे। जो इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड में जो एंगल यहाँ लिखते हैं वही एंगल हम यहाँ लिख देते हैं। फिर मैंने इसको याद करने की कैसे ट्रिक बताई, अभी यहाँ खाली स्पेस छोड़ देते हैं, एक बीच में यहाँ पे खाली स्पेस, यहाँ खाली स्पेस। अब इनको स्पेस को कैसे भरते हैं? तो अल्फा के सामने वाला वेक्टर इस साइन और कॉस के साथ यहाँ और यहाँ, अल्फा के सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है। तो अल्फा के सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मींस बी आएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ पे भी बी आएगा, और बच गया यहाँ ए, तो यहाँ ए आ जाएगा। इसको ऐसे याद करते हैं। हमें यहाँ tan अल्फा नहीं निकालना होता है, हमें अल्फा निकालना होता है। तो आप अल्फा निकालना चाहो तो आप ऐसे लिख दो प्रेजेंट में, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे लर्न करना है, ठीक है। ये डायरेक्शन को बताता है। अब डायरेक्शन लिखेंगे कैसे? तो जिस पॉइंट पर देखो, ये पॉइंट ओ पर अल्फा बनना है, आर और ए वेक्टर के बिटवीन तो बनना है, तो पॉइंट ओ पे तो बनना है अल्फा। जिस पॉइंट पर अल्फा एंगल बने, अगर डायरेक्शन लिखनी है, वहां पे आप एक ये बना लीजिए बेटा डायरेक्शन का साइन ऐसे। ये तो आपको मालूम होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ये बनाना कहाँ है समझ में आया? ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ये साउथ है। ऐसे बना लीजिए, है ना। कटा तो नहीं है, ऊपर से बिल्कुल सही है, अभी कटा कोई कुछ नहीं है। ओके ठीक है, ये डायरेक्शन बना ली। देखो हमने ये नॉर्थ। अब हमें किसकी डायरेक्शन बतानी है? आर वेक्टर की। तो आर वेक्टर कौन से ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट और साउथ किसके बीच में आ रहा है? तो ईस्ट और नॉर्थ के बिटवीन आ रहा है। देखो आर वेक्टर, ये मैंने सिखाया है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेक्टर्स में, लेक्चर नंबर 2 में। फिर भी रिवाइज कराने के तौर पर ही तो मैंने पढ़ाया ये सब आपको दोबारा से, कि रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो ये किसके बिटवीन आ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट। अच्छा, आर वेक्टर किससे एंगल बना रहा है? ये अल्फा एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है? ईस्ट से या नॉर्थ से? तो ईस्ट से बना रहा है। तो जिससे भी बनाए उसे छोड़ दो। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, अगर हम डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर लिखें तो ये कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर लिखेंगे हम अल्फा डिग्री, ये जो एंगल निकाला है वो लिखते हैं यहाँ पर अल्फा डिग्री। रेडियन में भी लिख सकते हो आप, डिग्री रेडियन जो भी लिखना चाहो।
ये मतलब जो एंगल निकाला है वो, और ये आर वेक्टर ईस्ट से एंगल बना रहा है और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब है ईस्ट से नॉर्थ, हिंदी में बोले तो ईस्ट से नॉर्थ अल्फा डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ अल्फा डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ, तो ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ लगाना है बीच में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जिससे एंगल बना उसे छोड़ो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे समझ सकते हो। ये डायरेक्शन होगी, ये एंगल भी पता करना होता है। ये एंगल से तो मालूम पड़ेगा कि 30 डिग्री मान लो अल्फा 30 डिग्री है, तो इस ईस्ट से 30 डिग्री ऐसे घूम जाओ, ये डायरेक्शन। अगर ये अल्फा चेंज हो जाए 45 डिग्री हो जाए तो देखो डायरेक्शन नहीं चेंज हो जाएगी, इस ईस्ट से 45 डिग्री घूम जाओ ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, देखो आर वेक्टर की, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इस एंगल से इसकी डायरेक्शन पता पड़ती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन इस वाले फॉर्मूले से अल्फा निकालिए, किसके नेम, इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है, यहाँ पर कौन सा एंगल लिखना है, नेम पर ध्यान देना है। अल्फा इंपॉर्टेंट नहीं है, बीटा कर लोगे तो बीटा हो जाएगा। दूसरा यहाँ कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वेक्टर नहीं लिखते, डायरेक्शन इसका मतलब नहीं वेक्टर लिख दो आप, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो इस एंगल को निकालो, और ये कैसे लिखते हैं और ये कहाँ पर बनाते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया। ठीक है, आपको ऐसे ये दो वेक्टरों के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना होगा कभी तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, डायरेक्शन निकालनी होगी तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, पहले आप इसको समझो इतना। ठीक है, समझ में आया बेटा, ये दो वेक्टरों का एडिशन बिल्कुल डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी अलजेब्रा से, दो वेक्टरों का एडिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें मैं आपको 3 केस बताता हूँ, 3 केस, उनको ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। इसे उठा देता हूँ यहाँ से, है ना, इस डायरेक्शन को भी उठा देता हूँ, अल्फा इतना डायग्राम बना रहने दें, है ना, कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आगे पहला केस बताता हूँ, केस फर्स्ट, है ना, ये कुछ नहीं है, ये तो हम दो वेक्टरों का एडिशन पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स ए और बी वेक्टर का एडिशन करके रिजल्टेंट वेक्टर आया, एडिशन पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बोला भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट केस कह रहे हैं, इफ थीटा 0 डिग्री। एक बात ना, दो वेक्टरों का जो एडिशन है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम ए और बी की वैल्यू चेंज ना करें, ए वेक्टर की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहे, इसका 3 मीटर है, इसका 4 मीटर है, चेंज नहीं कर रहे, बट थीटा दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है थीटा, इसे हम बार बार चेंज कर रहे हैं। तो मान लो मैं इनिशियली अगर थीटा चेंज करूंगा तो आर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो मैं एक केस ले रहा हूँ, उसमें से बहुत सारे केस हो सकते हैं, थीटा तो कितना भी हो सकता है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक। तो मैं एक केस ले लेता हूँ 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन या पैरेलल, यही तो मतलब हुआ भाई। जब थीटा 0 डिग्री, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल 0 डिग्री होता है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ये ए वेक्टर हो गया आपका, ये ए वेक्टर, और ये हो गया हमारा यहां से ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो इस सिचुएशन में थीटा कितना है, 0 डिग्री है। देखो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में या पैरेलल भी कह सकते हो। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दें भाई। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यहां से निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दें, डिफरेंट थीटा के लिए आर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आर थीटा पुट कर देता हूं, तो मैं पुट कर दिया, तो आर इज इक्वल टू आया रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0 डिग्री। तो आर इज इक्वल टू आ गया, ये cos 0 की वैल्यू +1 हो गई, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आ। देखो मैग्नीट्यूड निकाल रहे, वेक्टर नहीं लगा रहे इनके ऊपर, वेक्टर नहीं लगा रहे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे रिजल्टेंट वेक्टर का। दैट मींस r की वैल्यू आ गई a प्लस b। अब बच्चे ये समझ लो कि इसमें और इसमें डिफरेंस है बेटा, इसमें वेक्टर लगा हुआ है सबके ऊपर, ये r वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट इसमें वेक्टर नहीं लग रहा, केवल मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का, इसी फॉर्मूले से निकाला है। क्या ये वाला हम लिख रहे हैं, इसमें वेक्टर नहीं लग रहा, इसमें अंतर आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन ये फॉर्मूला क्या सब कंडीशन में वैलिड है? नहीं। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली रन कर लो, अब बार बार यहाँ थीटा 0 डिग्री कौन रखे, थीटा 0 डिग्री को, थीटा 0 डिग्री। कभी भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आते हैं
तो उन वेक्टरों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर। ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब थीटा 0 डिग्री है। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करके हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं। इसमें और इसमें अंतर है, इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ये हमेशा वैलिड नहीं है। थीटा 0 डिग्री है तभी दो वेक्टरों का एडिशन का फॉर्मूला है। दूसरा, ये मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट वेक्टर की। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो वेक्टरों के एडिशन का जो रिजल्टेंट, दो वेक्टरों का जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा? दो वेक्टरों का एडिशन किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है? तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, दैट मींस दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल 0 डिग्री होता है, तब दोनों वेक्टरों के वेक्टर का एडिशन का जो रिजल्टेंट आता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है। दो वेक्टरों के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा? तो हम कहेंगे जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों वेक्टरों के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा a प्लस बी। ये मैक्सिमम वैल्यू है। दो वेक्टरों का एडिशन करेंगे तो इससे अधिक वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी। ये सबसे अधिक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। सर ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों कही आपने? आर मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस बी थीटा 0 डिग्री होने पर। तो इसको समझते हैं, बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम थीटा 0 डिग्री होने पर आपने उसे मैक्सिमम वैल्यू क्यों कहा? ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को इसको हटा देता हूँ, इसको तो रहने देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा हटा के ऊपर रख देता हूँ। ये एंगल वेंगल हटा देता हूँ, है ना? वो तो समझ में आता ही समझ में, है ना? ये भी हटा देता हूँ। इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड वाले को, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये आर इज इक्वल टू ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2ab cos थीटा। नेम ध्यान रखना है, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? इसको ही समझा रहा हूँ कि आपने जब थीटा 0 डिग्री है तो उसे मैक्सिमम क्यों कहा? जरा समझो एक बात ना। आर का इस cos थीटा के साथ, देखो a और b तो चेंज नहीं कर रहे, cos थीटा के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा। ये तो है, देखो डायरेक्ट रिलेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा। अच्छा, अब एक तो डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसमें इफ अगर मैं ये कहूं कि cos थीटा, रूट को छोड़ूं ऐसे लिखूं, cos थीटा अगर मैक्सिमम है, cos थीटा मैक्सिमम है, देन r कैसा होगा? मैक्सिमम। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है अगर cos थीटा बढ़ाएंगे तो r बढ़ेगा और cos थीटा घटाएंगे तो r घटेगा। तो cos थीटा मैक्सिमम देन r मैक्सिमम। अब मैंने ये नहीं कहा कि थीटा मैक्सिमम, दोनों में बड़ा अंतर है। r का थीटा के साथ रिलेशन नहीं है, cos थीटा के साथ रिलेशन है। cos थीटा अधिक तो r मैक्सिमम, cos थीटा मैक्सिमम देन r मैक्सिमम। cos की टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, cos थीटा की वैल्यू बताओ बेटा, थीटा की नहीं, cos थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। 0 से लेके 180 डिग्री, तो थीटा जो चेंज हो सकता है 0 से, थीटा चेंज हो सकता है 0 से 180 डिग्री तक चेंज हो सकता है। तो 0 टू 180 डिग्री तक cos थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी किसकी है? तो सभी सबसे बड़ी वैल्यू होती है cos थीटा की, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। अब देख लेना 0 से लेके 180 डिग्री तक आप वैल्यू चेक करो, सबसे बड़ी वैल्यू +1 ही होगी cos के टेबल में, ठीक है? तो सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी cos थीटा +1, ठीक है? तो यहाँ अगर हम देखें, तो cos थीटा, ये मैक्सिमम वैल्यू लिखी मैंने इसकी, cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वैल्यू है cos 0 डिग्री की, इससे काट दिया तो थीटा 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर, ये किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये दो वेक्टरों के बिटवीन अगर 0 डिग्री है, दैट मींस वो सेम डायरेक्शन में है। तो इसी वाले केस में ही तो ये थीटा मैक्सिमम वैल्यू लिया, तो ये r कैसा हो जाए? मैक्सिमम। हमसे पूछे कि भाई किस कंडीशन में दो वेक्टरों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, या दो वेक्टरों का एडिशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो मैं सेम क्वेश्चन में प्रूव करके बताओ, तो प्रूव करके कैसे लिख सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला लिखो, फिर ये सब लिख देगा। तो थीटा 0 डिग्री होने पर, सर 0 तो थीटा तो स्मॉल हो गया, तो थीटा स्मॉल होगा तो cos थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है बेटा। अब चेक करना कि जब थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू देखो, थीटा यहाँ इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है थीटा, ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
थीटा यहाँ इंक्रीज हो रहा है 0 से 30 40, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू देखें ये +1, इसकी वैल्यू √3/2, दैट मीन्स 1.732 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.8 समथिंग, और इसकी वैल्यू 1/√2, फिर इसके बाद 60 डिग्री आती है, उसकी वैल्यू 1/2, दैट मीन्स 0.5। तो देखो यहाँ वैल्यू 1 है, कॉस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ 1, यहाँ 0.8, यहाँ 0.5, तो कॉस थीटा इधर की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो आपने एक चीज नोटिस करी अच्छी तरीके से कि थीटा इंक्रीज होगा कॉस के टेबल है, सब मैं नहीं बोल रहा, कॉस के टेबल की बात कर रहा हूँ। थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, और थीटा अगर डिक्रीज होगा, इधर की तरफ चले तो थीटा डिक्रीज, इधर की तरफ चले तो थीटा डिक्रीज, तो कॉस थीटा इंक्रीज, इधर की तरफ चले तो कॉस थीटा इंक्रीज। देख लो, तो हमें कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, थीटा मिनिमम तो कॉस थीटा मैक्सिमम, इनवर्स रिलेशन यहाँ उल्टा हो रहा है। ठीक है, अगर ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, सीधा सीधा समझ में यार, ठीक है, मैंने सीधा सीधा समझाया बिल्कुल बेस्ट बढ़िया तरीके से ऐसे। तो कोई पूछे तो बता दो कि हमने मैक्सिमम वैल्यू क्यों कहा भाई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की तरफ चलते हैं। हाँ, हम इसमें सेकंड केस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी पूछता है कि दो वेक्टरों का एडिशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, किस कंडीशन में होता है। तो हम कहते हैं जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उन दोनों वेक्टरों के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है अगर पूछता है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है, ए प्लस बी। इनके ऊपर वेक्टर नहीं लग रहा, इसमें अंतर है। आया, समझ में आया बेटा? ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस चलते हैं बेटा। सेकंड केस ये कि इफ थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडिशन पढ़ रहे हैं दो वेक्टर का एडिशन, थीटा 180 डिग्री, दैट मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मींस ऐसे, ये ए वेक्टर है और यहां से ये इधर की तरफ बी वेक्टर है। तो देखो मैंने किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा बताया, किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है सर बताया ही नहीं आपने, मैग्नीट्यूड लिखा ही नहीं। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा, मैंने ये लेट किया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा। तो इस वाली कंडीशन में रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, आप इस वाले फॉर्मूले देखो, थीटा 180 डिग्री है, यहाँ रख के देख लो भाई, थीटा की वैल्यू तो बदली है। तो आप अगर ऐसे देखो, ऐसे डायग्राम है तो ए और बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर डायग्राम ये आ गया तो थीटा 0, तो इसी वाले फॉर्मूले को लगाना, तो इसी को थीटा 0 रखो, सॉल्व करो, ये आ गया। अब बार बार कौन सॉल्व करे थीटा 0 डिग्री रख के, डायरेक्ट लिखो ना थीटा 0 डिग्री, याद करो ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू है ना। इसमें भी थीटा 180 डिग्री रख के कैलकुलेट कर लो एक बार। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, रूट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab निकलेगा सब यहीं से, cos 180, थीटा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ऐसे। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू -1 होगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब जानते हो यहाँ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आ सकता है, और ये b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसे, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे कब लिखना है, जब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है b से तो ऐसे लिखिए, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है a से तो ऐसे लिखिए। मैंने कंसीडर किया a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है b से, तो इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा। आप इसे खोल के देखो तब भी आएगा, इसको खोल के देखो तब भी यही आएगा। इस स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो यही आ जाएगा, इसका स्क्वायर फॉर्मूला खोलो यही आ जाएगा, इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से ऐसे। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई बेटा, r इज इक्वल टू a माइनस बी। सर ये तो सब्ट्रैक्शन, अरे सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन ही है। ये दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला है बेटा। ये किसका फॉर्मूला था, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का? अरे एडिशन का किया हमने, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। थोड़ा सा डिफरेंट है, नया है, टफ नहीं है, नया जरूर है, सीखना पड़ेगा, है ना। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नया है बेटा, डिफरेंट है थोड़ा सा। हमने ऑर्डिनरी अलजेब्रा उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये वेक्टर अलजेब्रा है बेटा। दो वेक्टर क्वांटिटियों के लिए यूज होता है, ओनली वेक्टर क्वांटिटी के लिए, एडिशन के लिए यूज होता है ये। तो ये इसी वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं, ये दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, बस हम थीटा वैल्यू पुट कर रहे हैं 180। अब हम बार बार कौन करके देखा थीटा 180 डिग्री आएगा, तो मैं ये नहीं करूंगा कि ये करके दिखाऊं पूरा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा a माइनस बी, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लग रहा, ये इसमें इसमें अंतर है। ये मैग्नीट्यूड निकाल लें बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का, a माइनस बी, और ये दो वेक्टरों का एडिशन की वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, बिल्कुल सेम समझा सकते हो।
ऐसे r का cos थीटा के साथ, अगर ये सर इसे मिनिमम क्यों कहा आपने, तो cos थीटा के साथ रिलेशन, इफ cos थीटा मिनिमम, अगर cos थीटा मिनिमम तो r मिनिमम ऐसे, और cos की टेबल में सबसे छोटी वैल्यू -1, नीचे करो, सबसे छोटी वैल्यू cos की टेबल में cos थीटा की सबसे छोटी वैल्यू 0 से 180 डिग्री तक बस, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री तक की लाई करती है ओनली, तो इतना, तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये, तो cos थीटा ये कितने की वैल्यू है, cos 180 डिग्री की, इससे ये कट गया, तो थीटा आ गया 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री दैट मींस ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री है उनके बीच में, तो आर कैसा हुआ, मिनिमम, इसीलिए मैं मिनिमम वैल्यू लिखती हूँ, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। अभी भी अगर आपको इसको मतलब नहीं समझ में आया, पहले तो ये डायरेक्टली लर्न कर लो, डायरेक्टली लर्न कर लो कि अगर थीटा 0 सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों वेक्टरों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो मैक्सिमम आता है, और a प्लस बी, वेक्टर नहीं लगाते इसके ऊपर, मैग्नीट्यूड लिख लेना बेटा, मैग्नीट्यूड में वेक्टर नहीं आएगा कहीं पे भी, मैग्नीट्यूड लिख लेना, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम होगा, वो a माइनस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आया तो इसको देखो ऐसे समझाता हूँ, ये जल्दी समझ में आएगा। ये स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था सेंटेंस, जरा समझो कैसे, ये सेंटेंस मैंने ऐसे बोला था, मैंने पूछा था 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर का एडिशन बताओ कि 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर कितना होगा, तो अगर हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जाएं तो 3 और 4 7 होते हैं, तो मैंने कहा 7 नहीं हुआ इसका एडिशन, तो सर कितना होगा, तो मैंने ये कहा था अगर दो वेक्टरों का आप एडिशन कर रहे हो, देखो वेक्टर क्वांटिटी में, तो इन दोनों वेक्टरों का एडिशन किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर, एंगल बिटवीन 3 वेक्टर और 4 वेक्टर के बिटवीन कितना एंगल, इस बात पर डिपेंड करेगा। अगर 3 वेक्टर और 4 वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड a प्लस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो 4 और 3 7, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4, तो अगर 0 डिग्री है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 7, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी 7, 4 और 3 7, इससे ये वही a की जगह 3 और b की जगह पे 4, तो a प्लस बी ये मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री है, तो है ना। और अगर मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो इससे निकाल लें, 4 में से 3, 4 बड़ा है 3 से, तो 4 माइनस के 3 करेंगे, 4 माइनस के 3 1, 1 2 7, इन दोनों को ऐड करके, ये 1 कब आया, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दैट मींस थीटा 180 डिग्री होगा, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 1। इन दोनों का एडिशन मिनिमम कितना हो सकता है, दोनों वेक्टरों का एडिशन करके मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 7। तो मैं कह रहा हूं कि 3 वेक्टर और 4 वेक्टर को ऐड करोगे तो इनकी जो वैल्यू ऐड करके आ सकती है वो 1 से 7 के बिटवीन आ सकती है, 1 से कम नहीं आएगी क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, 7 से ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन एक इन दोनों का एडिशन किस पर डिपेंड करेगा कि 1 आएगी या 7 आएगी, या 1 ना आके 1 भी ना आए, 7 भी नहीं आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 1.5 आए, 1.67 आए, मतलब 1 और 2, 1 और 7 के बिटवीन नहीं आए, किस पर डिपेंड करेगी, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, लेकिन थीटा बदल सकते हैं। थीटा ये 1 कब आया, जब थीटा 0 डिग्री रखा मैंने, सॉरी 180 डिग्री रखा तो 1 आया, और थीटा अगर मैंने 0 डिग्री रखा तो 7 आया। तो इन दोनों का एडिशन 1 और 2 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि थीटा अगर तुम 0 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 180 रखोगे तो 1 आ जाएगा, और 0 और 180 के अलावा रखते हो 30 रखते हो, 45 रखते हो, 60 रखते हो, अगर थीटा बदलोगे 30 40, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, लेकिन थीटा की वैल्यू एक बार 0 डिग्री, एक बार 30 डिग्री, एक बार 120 डिग्री, एक बार 150 डिग्री, और एक बार 6 डिग्री, एक बार 45 डिग्री, ये एंगल रख रहे हो, थीटा बदल रहे हो, और ए और बी बदल नहीं रहे हो, तो आर की वैल्यू बदलेगी नहीं, तो बदलेगी भाई, बदलेगी, और बदलेगी तभी तो मैं कह रहा हूं आपसे कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर का एडिशन होगा वो 1 और 7 के बिटवीन आए, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, समझो इसको। ये शुरुआत में भी मैंने जब वेक्टरों का एडिशन शुरुआत की है तो ये कई बार बोल चुका हूँ, वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंट है ऑर्डिनरी अलजेब्रा से, है ना। तो दो वेक्टरों का एडिशन केवल ऐसा नहीं कि दोनों वेक्टर क्वांटिटियों का मैग्नीट्यूड पता हो निकल आएगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके बीच में एंगल पर डिपेंड करता है, और ये एंगल चेंज होने से आर की वैल्यू चेंज होती है। 0 डिग्री रखने पर मेरे को पता पड़ा मैक्सिमम वैल्यू आती है, 180 डिग्री रखने पर मेरे को पता चला मिनिमम वैल्यू आती है। ये समझ में आया, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट मैं पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो जवाब देते हो कि नहीं आप। क्या हम दो वेक्टर को ऐड करें और उनका ऐड करने पर जो एडिशन आए वो 0 आ जाए, पॉसिबल है? अगर है तो कंडीशन बताओ।
कि दो वेक्टरों का एडिशन या दो वेक्टरों के एडिशन कह दो या दो वेक्टरों का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 आ जाए, पॉसिबल है? तो बताओ किस कंडीशन में पॉसिबल है, सोच के बताओ। तो मैं बता देता हूं, अगर आपने सोच लिया हो तो ठीक है, अगर आप यही सोच रहे हो तो आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से चलता है। जरा समझो क्या कि भाई ये एडिशन का ही तो फॉर्मूला है, क्या हमेशा वैलिड है? नहीं, ये वाला दो वेक्टरों का एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r बराबर a माइनस b, वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, दैट मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो, तब वैलिड है। और अगर ये है तो 0 तो सर है नहीं, लेकिन इफ अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो यहाँ अगर ये इक्वल रख दूं, ए और बी बराबर हैं, तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा? आर मिनिमम दोनों वेक्टरों का एडिशन कितना आ जाएगा? 0। तो मोस्टली बच्चे से जब पूछा जाता है ना तो एक आंसर क्या रहता है, जब दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। गलत। दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होने वाला, उनके बीच में एंगल जो है, ये फॉर्मूला तुम इस वाले फॉर्मूले से बोलो ना, ए और बी बराबर तो आर 0, ये वाला फॉर्मूला किस कंडीशन में वैलिड है? जब थीटा 180 डिग्री। तो दो सेंटेंस बोलने हैं, एक तो आपको ये बोलना है कि ए और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल 180 डिग्री हो, दैट मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब उनका रिजल्टेंट, ये दोनों सेंटेंस बोल के बोलने हैं कि तब उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 0 आएगा, ये बोलना है बेटा आपको। समझ में आया? तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट तब 0 हो सकता है जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच में डायरेक्शन 180 डिग्री हो, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट एडिशन 0 हो सकता है। दो अनइक्वल वेक्टर हैं, अगर टू अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। दो की बात कर रहा हूं, तीन की बात नहीं कर रहा, दो की ओनली। टू वेक्टर्स हैं और उनके मैग्नीट्यूड अनइक्वल हैं, तो किसी भी कंडीशन में दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 पॉसिबल नहीं है, टू वेक्टर्स के लिए, है ना। और अगर दो वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ये समझ में आया आपको? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बोल रहा हूँ, जरा एक पॉइंट और सुन लो छोटा सा, फिर कल बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये एक लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ, कल मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, इस टॉपिक के ऊपर, उस वीडियो को जरूर देखना। ये आज जो मैंने बताया है ये सब ध्यान रखना, ठीक है। कल हम क्वेश्चन कराएंगे। इसमें एक पॉइंट और है, थर्ड केस, ये थर्ड केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। थर्ड केस, जैसे ये वाला वेक्टर बेटा आपका ए वेक्टर है, मान लो मैं डायग्राम दे देता हूं, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये कह दो, या फिर ये पैरेललोग्राम बना लो बेटा। सर ये वाला कहते थे हम बी वेक्टर, मैंने कहा पैरेललोग्राम बना लो, ये बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर, पैरेललोग्राम बनाओगे तो ऐसे, और ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर है, तो ये ए और वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल ये कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। इसे आगे बढ़ाते हैं, ये समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इफ ये केस समझो, अगर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो, दैट इज ए और बी इक्वल हो, तो जानते हो, डायरेक्टली सुन लो, अगर ए और बी इक्वल होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन दिखा दी। अब अल्फा याद है आपको? अल्फा किसके, अल्फा का नेम क्या था? डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ये याद है? तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर कहता है अल्फा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एनी वन वेक्टर, दैट मींस ये तो अल्फा हो गया, ये वाला। यहाँ थीटा का नाम तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो गया, ये डायरेक्शन को बताता था। ये इसकी वैल्यू θ/2 हो जाएगी। सर अभी तो कुछ और बताई थी आपने, अभी क्या बताई थी मैंने? अभी सर आपने ये बताई थी, ऐसे लिखते हैं tan अल्फा sin थीटा, मैंने कहा हाँ, cos थीटा, मैंने कहा ठीक है। यहाँ और यहाँ लिखते हैं अल्फा के सामने वाला ये है b, तो b लिखते हैं यहाँ एक। अब कह रहे तुम अल्फा θ/2, लेकिन ये तभी बहुत पॉसिबल है जब ये वाली कंडीशन, ये वाली
अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो जो रिजल्टेंट होता है, जो भी इनके बीच में एंगल है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट उसके बाइसेक्टर से जाता है, थीटा का आधे से। अगर थीटा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट 30 डिग्री से पास होगा। अगर इक्वल नहीं है, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर इस वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, तो इससे करना पड़ेगा। सर इसे प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव कर सकते हैं बेटा, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्वेश्चन सीधे करने पर जाते हैं। ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो इससे डायरेक्शन निकालिए, अल्फा निकालिए, और इक्वल है तो इससे निकाल लीजिए। जानते हो ये वाला फॉर्मूला इसी से आता था, इसी से आता है। ए और बी ये कब वैलिड है, जब ए और बी बराबर, तो इसमें ए और बी इक्वल पुट कर दो, सॉल्व कर दो। देखो tan अल्फा बी साइन थीटा ओवर बी प्लस बी कॉस थीटा, ए और बी इक्वल कर दिए मैंने, इफ यहाँ लिख देता हूँ ए और बी इक्वल, तब सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो देखो बी कॉमन आ जाएगा, तो बी कॉमन ले लिया बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा, बी से बी कट गया। साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे ये 1 कट जाए, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ये। अगर नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे YouTube चैनल से आप ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डालिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। ये भी बताया है 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो tan अल्फा जो आ जाएगा वो आपका ऊपर आएगा साइन थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे कॉस थीटा बाई 2, ये से लिख सकते हो आप tan थीटा बाई 2, tan से tan कट गया तो अल्फा बराबर थीटा बाई 2, जो अल्फा थीटा बाई 2। ये हमें प्रूफ नहीं करना है, कोई मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ानी है, डायरेक्ट लर्न होना चाहिए आपको, ये कुछ नहीं करना। तो बता दिया मैंने आपको, इक्वल हो तो दरअसल इससे निकालिए डायरेक्ट, इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड तो यहीं से निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके 2 वेक्टरों के एडिशन के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेटा ये लेक्चर जरूर अच्छी तरीके से इसे कर लेना, सीख लेना जो भी मैंने पॉइंट बताया है, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।